अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं विलियम ब्लेक की एक पोएम ऑगरीज ऑफ इनोसेंस। ये ऑगरीज ऑफ इनोसेंस 1863 में पब्लिश की गई है। 33 क्वाट्रेन्स पे मुश्तमल ये पोएम है। क्वाट्रेन 4 लाइन्स पे मुश्तमल एक स्टैंजा को कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 132 लाइन्स टोटल स्ट्रेंथ है इस पोएम की। अगर मीटर की बात की जाए तो इयाम्बिक टेट्रामीटर इस पोएम में यूज किया गया है और इस पोएम की जो राइम स्कीम है ये ए बी फर्स्ट स्टैंजा की या फर्स्ट क्वार्ट्रेन की राइम स्कीम है। उसके अलावा ए बी रिमेनिंग ऑल स्टैंजास की राइम स्कीम है। अब देखते हैं विलियम ब्लेक को, जो कि 28 नवंबर 1757 को इनकी बर्थ है और 12 अगस्त 1827 को इनकी डेथ है। अब हम सबसे पहले इस पोएम की इजी ट्रांसलेशन को समझते हैं, उसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर यूज हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। मुमकिन है कि हम एक जर्रे के अंदर इस कायनात को या इस दुनिया को देख सकें। मतलब टू सी अ वर्ल्ड, एक दुनिया को देखना, इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, रेत के एक जर्रे में। मतलब ये कि एक रेत के जर्रे के अंदर दुनिया को देखा जा सकता है। एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और एक जंगली फूल के अंदर जन्नत का नजारा किया जा सकता है। एंड अ हेवन, जन्नत का नजारा, इन अ वाइल्ड फ्लावर, एक जंगली फूल में किया जा सकता है। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, हाथ की हथेली में लामहदूदियत, इन्फिनिटी को पकड़ा जा सकता है। एंड एटर्निटी इन एन आवर, एक घंटे के अंदर अबदियत को समोया जा सकता है। बात करने का मकसद ये है कि रेत के जर्रे के अंदर दुनिया देखी जा सकती है, फूल के अंदर जन्नत का नजारा किया जा सकता है, हाथ में इन्फिनिटी पकड़ी जा सकती है और एक आवर के अंदर अबदियत को समोया जा सकता है। यह सब कुछ तो मुमकिन है। आगे कहता है सेकंड क्वार्ट्रेन में, अ रोबन रेड ब्रेस्ट इन अ केज। रोबन परिंदे को कहती हैं, रेड ब्रेस्ट सुर्ख छाती वाला परिंदा, इन अ केज, जब एक पिंजरे में बंद किया जाता है तो क्या होता है, पुट्स ऑल हेवन इन अ रेज, तो वो आसमानों के अंदर गजब पैदा कर देता है। रेज का मतलब होता है मुश्तिल कर देना, मतलब गुस्सा दिला देना। कि जब एक आजाद परिंदे को कैद किया जाता है, कहां पर, एक पिंजरे में, तो आसमानों के अंदर गैजो गजब हम जो है वो पैदा कर देते हैं। डव हाउस, एक फाख्ता का जो घर, फील्ड विद डव्स, जिसके अंदर हम डरबे के अंदर फाख्ताएं रखते हैं, एंड पिजन्स, और कबूतर रखते हैं। वो क्या करते हैं, शडर्स हेल थ्रू ऑल इट्स रीजन्स, वो दोजख को इसके तमाम इलाकों समेत कपकपा देता है। मतलब ये कि अगर हम एक आजाद परिंदे को पिंजरे में बंद करें तो आसमान तैश में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम फाख्ता या कबूतरों को एक पिंजरे के अंदर बंद करें तो वो दोजख अपने तमाम इलाकों समेत लरस जाता है या कांप जाता है, शडर। उसके बाद कहते हैं, अ डॉग स्टाव एट हिज मास्टर्स गेट, जब अपने मालिक के दरवाजे पर एक कुत्ता फाके से मर जाता है। स्टार्व का मतलब होता है फाके से मर जाना, भूख से मरना। प्रेडिक्ट्स, तो ये पेशगोई करता है, द र्यून ऑफ द स्टेट, एक रियासत की तबाही के बारे में। प्रेडिक्ट का मतलब होता है पेशगोई करना, पहले से बता देना। मतलब ये कि अगर मास्टर के दरवाजे पर फाके की वजह से, भूख की वजह से कुत्ता भूख से मरता है तो पूरी की पूरी रियासत जो है उसकी तबाही यहां पर प्रेडिक्ट की जा सकती है। अ हॉर्स मिस यूज्ड अपॉन द रोड, जब रोड के ऊपर एक घोड़े का गलत इस्तेमाल किया जाता है, कॉल्स टू हेवन फॉर ह्यूमन ब्लड, तो वो घोड़ा आसमानों से दुआ करता है इंसानों के खून बहाए जाने की। इंसानों के खून बहाने से मुराद ये है कि वो सारी इंसानियत के लिए बद्दुआएं करता है अगर घोड़े का गलत इस्तेमाल किया जाए। ईच आउटक्राई ऑफ द हॉन्टेड हेयर,
खरगोश जिसका शिकार कर लिया गया, हॉन्टेड का मतलब है शिकार किया हुआ, हेयर से मुराद खरगोश है, आउटक्राई से मुराद चीखो पुकार। हर चीख जो एक शिकार किए गए खरगोश ने मारी होगी, अ फीबर फ्रॉम द ब्रेन डज टीयर, वो दिमाग के रगो रेशे को फाड़ के रख देगी, मतलब कि हमारे दिमाग के जो रेशे हैं उनको फाड़ सकती है। क्या? जो चीखो पुकार एक खरगोश ने की है दर्द के आलम में। अस्काई लाक एक परिंदा, वाउंडेड जिसको जख्म आ गया हो, इन द विंग पर के ऊपर, अ चेरिबम डज सीज टू सिंग, चेरिबम फरिश्ते को कहते हैं, सीज का मतलब होता है रुक जाना या थम जाना, स्टॉप कर देना, तो फरिश्ता गीत गाना छोड़ देता है, मतलब रहमत का फरिश्ता जो है वो खुशी के गीत जो है वो बंद कर देता है अगर किसी परिंदे के पर के ऊपर जख्म आ जाता है। मतलब यह है कि छोटी छोटी चीजों से कितने बड़ी बड़े जो काम है वो हमारे सामने हो रहे हैं। द गेम कॉक, वो जो खेल के अंदर मुर्ग का इस्तेमाल किया जाता है जब मुर्ग की लड़ाई करवाने के लिए दूसरे मुर्ग के साथ, क्लिप्ड एंड आर्म्ड, उसके नाखून को तराशा जाता है और ऊपर जो लोहे की या स्टील की एक नोक चढ़ाई जाती है, मतलब आम का होता है मुसल्ले करना, असले से लेस करना। तो जब एक मुर्ग को लड़ाई करवाने के लिए क्लिप और आम किया जाता है, हथियार से लेस किया जाता है, या जो ऊपर क्लिप चढ़ाया जाता है या वो नोक लगाई जाती है उसके नाखून के ऊपर, ताकि वो दूसरे मुर्ग से लड़ाई करेगा और उसे जख्मी करेगा फॉर फाइट, लड़ाई के लिए। डज द राइजिंग सन अफ्राइट, वो उभरते हुए सूरज को डरा के रख देता है। अफ्राइट खौफ तारी कर देना, मतलब कि चढ़ते हुए सूरज पर खौफ तारी हो जाता है जब हम खेल के लिए किसी मुर्ग को लड़ाई की खातर हथियार देते हैं या नाखून वगैरह तराश के ऊपर स्टील या लोहे का नाखून चढ़ा देते हैं। उसके बाद एवरी वुल्व्स एंड लायंस हॉल, हर भेड़िए की और शेर का गुर्राने की जो आवाज है, रेजिज फ्रॉम हेल अ ह्यूमन सोल, ये दोजख से इंसान की रूह को जगा देती है, मतलब कि ये इतने खतरनाक काम है। अगर नेक्स्ट देखें तो 21 लाइन में है, अ वाइल्ड डियर, एक जंगली हिरन, वेंडरिंग हियर एंड देयर, जो यहां वहां आजाद घूमती फिरती है, कीप्स द ह्यूमन सोल फ्रॉम केयर, वो इंसानी रूह को परेशानियों से दूर रखती है। केयर का मतलब है परेशानियां, मतलब ये कि जब आजादाना एक जंगली हिरन घूमे फिरेगी तो इंसान फिक्र से पाक हो जाएंगे, उन्हें कोई फिक्र नहीं होगी, इंसान की रूह को कोई परेशानी नहीं होगी। कीप्स द ह्यूमन सोल फ्रॉम केयर। द लैम मिस यूज ब्रीड्स पब्लिक स्ट्राइफ, अगर भेड़ के बच्चे का गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये अवाम के अंदर कश्मकश, स्ट्राइफ का मतलब होता है जद्दोजहद, कश्मकश, लड़ाई झगड़ा, अवाम में ये झगड़ा पैदा कर सकती है बात। एंड येट फॉर गिव्स द बुचर्स नाइफ, अगरचे वही भेड़ के बच्चे को जब एक कसाई जो है वो जिबा करता है तो वो उसकी छुरी को माफ कर देता है। द बैट डेट फ्लिट्स एट क्लोज ऑफ ईव, बैट चमगादड़ को कहेंगे, चमगादड़ जो रात के करीब जाके प्रवास करती है, फ्लिट्स करती है, हैज लेफ्ट द ब्रेन डेट वोंट बिलीव, वो उस दिमाग को छोड़ देती है जो यकीन नहीं करते। द ओल डेट कॉल्स अपॉन द नाइट, रात के वक्त बोलने वाला जो एक ओल है, जो एक उल्लू है, स्पीक्स द अनबिलीवर्स फ्राइट, वो काफरों के अंदर डर पैदा करने की तरफ इशारा करता है। मतलब यह है कि जो यकीन नहीं करते उनका ऐसा ही हाल है जिस तरह रात के वक्त उल्लू के बोलने की आवाज है। He who shall hurt the little wren, रेन परिंदे को कहते हैं, वो जो एक छोटे परिंदे को जख्मी करेगा, shall never be beloved by men, तो उसे कोई भी इंसान पसंद नहीं करेगा, मतलब कोई आदमी भी उसको प्यार नहीं करेगा जो किसी परिंदे को जख्मी करेगा। He who the ox to wrath has moved, जिसने बैल को गुस्सा दिलाया, मतलब के गुस्से पर या इश्तियाल पर लेकर गया एक बैल को, shall never be by women loved, उसे कभी भी औरत की मोहब्बत नसीब नहीं होगी।
دا वॉन्टन बॉय वो आवारा लड़का, डेट किल्स द फ्लाई जो उड़ने वाली मक्खी को मारता है, शैल फील द स्पाइडर्स एनिमिटी वो मकड़े की दुश्मनी मोल लेगा। उसकी वजह यह है कि स्पाइडर की खुराक है वो मक्खियां, अगर कोई बच्चा मक्खी को मारेगा तो मकड़े का दुश्मन बन जाएगा, मतलब मकड़ियां उसे खाती हैं, तो इसका मतलब है उसकी दुश्मनी वो बच्चा मोल लेगा। ही हु टॉर्मेंट्स द चैफर्स स्प्राइट, चैफर स्प्राइट एक पतंगे को कहते हैं, कीड़े को कहते हैं। टॉर्मेंट अजियत देना, वो जो किसी चैफर स्प्राइट को अजियत देगा। वेव्स अ बोवर इन एंडलेस नाइट, वेव्स बुनना, बोवर जो है वो ऐसे जाल को कहते हैं या ऐसी छत को कहते हैं जो ना खत्म होने वाली रात की मानद है। द कैटरपिलर ऑन द लीफ, पत्ते के ऊपर जो कैटरपिलर बैठा हुआ है, वो कीड़ा जो घास और पत्तियां खाता है, जो पत्ते पर बैठा है। रिपीट्स टू दी दाई मदर्स ग्रीफ, अगर आप उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो आपकी मां के दुखों में वो इजाफा करेगा। रिपीट इजाफा करेगा या दोहराया जाएगा। दोहराया क्या जाएगा? जब आपकी मां तकलीफ में होगी, गम में होगी, तो डेफिनेटली मां का गम अपनी जगह और मां को देखकर आपका गम जो है वो भी बढ़ जाएगा, तो ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। किल नॉट द मुथ, पतंगे को कहते हैं, नॉर बटरफ्लाई, ना ही तितली को मारो ना ही पतंगे को मारो। फॉर द लास्ट जजमेंट ड्राथ नाई, क्योंकि जो आखिरी फैसले का दिन है, ड्रा का मतलब होता है करीब आना, नाई करीब के लिए, ड्रा का मतलब खींचना, आहिस्ता करीब होना। वो जो एक पतंगे को या एक तितली को मारे तो उसको ये देखना चाहिए कि क्यामत का दिन नजदीक है। नेक्स्ट लाइन अगर हम देखें, ही हु शैल ट्रेन द हॉर्स टू वार, वो आदमी जो जंग के लिए घोड़े को तैयार करता है। शैल नेवर पास द पोलर बार, वो कुतबी बार से कभी भी आगे नहीं जा सकता। बात करने का मकसद ये है कि जब हम घोड़े को जंग के लिए तैयार करते हैं तो वो हम जंगों के लिए मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो घोड़े को इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर यूनिवर्सल पीस कायम नहीं कर सकते। मतलब मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो प्यार मोहब्बत इत्तेहाद और आलमगीरी तौर पर जो एक यूनिटी है वो क्रिएट नहीं कर सकते। द बेगर्स डॉग एंड विडोज कैट, ये जो बकारी का कुत्ता है और ये जो बेवा की एक बिल्ली है, फीड देम, उन्हें खिलाओ, क्योंकि अगर आप बकारी के कुत्ते को या बेवा की बिल्ली को कुछ खिलाओगे, एंड दो विल ग्रो फैट, तो आप सेहतमंद हो जाओगे। फैट मोटे हो जाने, सेहतमंद होने की तरफ इशारा है। द नॉट डेट सिंग्स हिज समर्स सॉन्ग, वो कीड़ा जो मौसम गर्मा के गीत गाता है। पॉइजन गेट्स फ्रॉम स्लेंडर्स टंग, वो क्या करता है? तोहमत लगाने वाली जुबान से जहर हासिल करता है। मतलब जो तोहमत लगाने वाली जुबान होती है, वो तोहमत लगाने वाली जुबान जो है वो जहर उगलती है। द पॉइजन ऑफ द स्नेक एंड म्यूट, छिपकली के लिए न्यूट का वर्ड यूज किया गया है, न्योले के लिए भी ये यूज करते हैं, स्नेक सांप के लिए यूज करते हैं। वो कहते हैं कि सांप का जहर और छिपकली का जहर इज द स्वेट ऑफ एनवेज फुट, हसद करने वाले के कदमों का पसीना है। द पॉइजन ऑफ द हनी बी इज द आर्टिस्ट जेलसी, और ये जो शहद की मक्खी का जहर है ये आर्टिस्ट की एक जेलसी या हसद का नतीजा है, क्योंकि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से हसद करता है। क्यों? क्योंकि वो जुबान पर तो यही कहता है, एक दूसरे की तारीफ करते हैं दो आर्टिस्ट, लेकिन दिल ही दिल में एक दूसरे को बुरा समझते हैं। ऐसे कह लो कि जुबान पे शहद और दिल में जहर। द पॉइजन ऑफ द हनी बी इज द आर्टिस्ट जेलसी। नेक्स्ट देखें, द प्रिंस रोब एंड बेगर्स रैग्स, शहजादे का लिबास, रोब खूबसूरत लिबास जिसके ऊपर मोती जड़े हुए होते हैं, एंड बेगर्स रैग्स, और भकारी के फटे पुराने कपड़े, आर टूड स्टूल्स टू द माइजर्स बैग, ये कंजूस के बैग के ऊपर
उगी हुई खुम्बियां हैं, टुडस्टूल वो जहरीली खुम्बियां जो बैग के ऊपर उगी हुई हैं। बात करने का मकसद यह है कि जो कंजूस होता है ना, वो अपने बैग के अंदर से कोई चीज खर्च नहीं करता, तो वो उन्हें बचा बचा के रखता है, तो ऊपर जो है वो जहरीली खुम्बियां उगाती हैं। तो इसका मतलब कि अगर बादशाह खूबसूरत लिबास पहने और बैगर फटे पुराने कपड़े पहने, तो यह जहरीली खुम्बियों की तरह है जो माइजर ने जो है वो उसके बैग पर उगी हुई हैं। अ ट्रुथ दैट टोल्ड विद बैड इंटेंट, बुरे इरादे से बोला गया सच, बीट्स ऑल द लाइज यू कैन इन्वेंट, वो तमाम झूठ जो आप इजाद कर सकते हैं उनको मात दे देता है। मतलब ये कि बुरे इरादे से जब आपने कोई झूठ बोला है तो सारे के सारे झूठ, बुरे इरादे से जब आपने सच बोला है तो आपका वो सच बोलना वो तमाम झूठों को मात दे देगा जो कि आपने गढ़े हैं। इट इज राइट इट शुड बी सो, यही बात सही है और ऐसा होना भी चाहिए। मैन वॉज मेड फॉर जॉय एंड वो, क्योंकि इंसान को खुशी और गम के लिए पैदा किया गया। ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है कि इंसान जो है वो खुशी और गम दोनों के लिए पैदा किया गया है। एंड वेन दिस वी राइटली नो, और जब ये हम जान जाते हैं कि ये जिंदगी सिर्फ खुशियों के लिए नहीं है या ये जिंदगी सिर्फ गमों के लिए नहीं है, जब हमें इस चीज का पता चल जाता है, थ्रू द वर्ल्ड वी सेफली गो, तो फिर हम इस दुनिया से बाहिफाजत चले जाते हैं। मतलब हमें ना फिर जाने का दुख होता है और ना अफसोस होता है, मतलब आना भी खुशी वाला और जाना भी मुसरत वाला होता है। जॉय एंड वो आर वोवन फाइन, खुशी और गम बड़े आला अंदाज में वोवन किए गए हैं, बुने गए हैं। अ क्लॉथिंग फॉर द सोल डिवाइन, और ये इल्हामी रूह का लबादा है या लिबास है। मतलब इल्हामी रूह का जो लिबास है वो क्या है, खुशी भी और गम भी। तो इसका मतलब अगर सिर्फ खुशियां हो गम ना हो तो भी कोई जिंदगी नहीं है, अगर सिर्फ गम हो खुशी ना हो तो भी कोई जिंदगी नहीं है। उसके बाद अ क्लॉथिंग फॉर द ह्यूमन सोल के बाद है अंडर एवरी ग्रीफ एंड पाइन, हर गम और दुख के नीचे नेक्स्ट क्या है, रन्स अ जॉय विद सिल्कन ट्वाइन, एक खुशी जो कि सिल्क के अंदर रेशम के अंदर लिपटी हुई होती है वो हमें मिलती है। बात करने का मकसद यह है कि हर गम के बाद खुशी है, हर तकलीफ के बाद हैप्पीनेस है। द बेब इज मोर देन स्वेडलिंग बैंड्स, स्वेडलिंग वो मोटे कपड़े को कहते हैं, स्वेडलिंग बैंड से मुराद वो मोटा कपड़ा है जिसके अंदर किसी बच्चे को लपेटा गया होता है। तो यहां पोइट ये मैसेज देना चाहता है, द बेब इज मोर देन स्वेडलिंग बैंड, वो बच्चा जो है वो सिर्फ मोटे कपड़ा नहीं, उससे बढ़कर कुछ है। मतलब बच्चे की ज्यादा अहमियत है उस कपड़े की निस्बत, या वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो इंसान की जरूरियात पूरी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उनसे बढ़कर उस बंदे की अहमियत है या बच्चे की। थ्रू आउट ऑल दीज ह्यूमन लैंड्स, और उसकी कितनी अहमियत है बच्चे की कि सारी दुनिया की सरजमीन या जमीनें और जागीरें इकट्ठी की जाएं, उनकी अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन इस बच्चे की अहमियत जो है वो अपनी जगह पर है। उसके बाद टूल्स वर मेड एंड बॉर्न वर हैंड्स, जो टूल्स हैं वो बनाए गए और हैंड्स जो हैं वो पैदा किए गए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ बनाए हैं और इंसान ने आगे से औजार बना लिए हैं। एवरी फार्मर अंडरस्टैंड, और हर किसान ये समझता है। यहां ना फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मेंशन किया गया है, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज आ गई थी तो वो हाथों को नकारा बना दिया गया था, लोग बेरोजगार बने थे। इस वजह से उसने कहा है कि फार्मर या किसान बेहतर समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हाथों को बनाया था काम करने के लिए, औजारों को इंसान ने बना लिया काम करने के लिए जो उसका नुकसान भी कर रही है, क्योंकि वो फिर बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो है ना वो उसके लिए नुकसान का बायस होंगे। नेक्स्ट है एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हर आंख से निकलने वाला आंसू बिकम्स अ बेब इन एटर्निटी, अबदियत के अंदर वो एक बच्चा बन जाता है। दिस इज कॉट बाय फीमेल्स ब्राइट, और अगर ये आंसू खूबसूरत आंखों के अंदर या खूबसूरती के अंदर किसी औरत की खूबसूरती उसे थाम ले, मतलब खूबसूरती के साथ अगर औरत उस आंसू को थामती है एंड रिटर्न टू इट्स ओन डिलाइट, तो वो खुशी के साथ इसको
पलटा देती है या वापस करती है। द ब्लीट एंड बार्क, बिलो एंड रोर। बिलो बैल के बोलने की आवाज है, रोर शेर या किसी चीते या ऐसे खूनखार दरिंदे के बोलने की आवाज है। ब्लीट बारीक सी आवाज होती है जैसे कि भेड़ का बच्चा मिमियाता है। बार्क भौंकने की आवाज है, जो कुत्ता वगैरह भौंकता है उसकी आवाजें हैं, इसलिए फजूल सी आवाजें कुत्तों जैसी। और भेड़ के बच्चे और बिलो बैल की और शेर की, ये सारी आवाजें आर वेव्स दैट बीट ऑन हेवंस शोर। ये वो लहरें हैं जो जन्नत के साहल पर मात देती हैं या टकरा जाती हैं। टकराने का मतलब, बीट का मतलब टकराना है। अब दो लाइनों को अगर हम समझना चाहें तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जानवरों के बोलने की आवाजें भी आसमानों से जाके टकराती हैं, तो इसलिए जानवरों की भी बद्दुआओं से डरना चाहिए या उनकी चीखों पुकार से डरना चाहिए। नेक्स्ट है द बेब दैट वीव्स द रॉड बीनीथ। ये यहां पर जो बच्चों के ऊपर जुल्म किया जाता है, जिसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं, उसकी तरफ इशारा है इस लाइन में कि वो बच्चा रॉड स्टिक के लिए यूज करते हैं, छड़ी के लिए। वो बच्चा जो छड़ी के नीचे चीखो पुकार करता है या रोता है, राइट्स रिवेंज इन रियम्स ऑफ डेथ। ये मौत की सल्तनत के अंदर इंतकाम लिखता है। द बैगर्स रैग्स फ्लटरिंग इन एयर। वो बकारी के फटे पुराने कपड़े जो हवा में फड़फड़ाते हैं, फ्लटरिंग फड़फड़ाना। बैगर्स, बैगर्स यहां पर यूज किया गया है बकारी के लिए। बैगर्स बकारी को कहेंगे, रैग्स फटे पुराने कपड़े के लिए। तो जो हवा में बिकारी के फटे पुराने कपड़े फड़फड़ाते हैं, डज टू रैज द हेवन टीयर। वो जन्नत को भी या आसमानों को भी गजब दिला देते हैं। टीयर का मतलब फाड़ देना, टीयर का मतलब होता है फाड़ना। वो मतलब कि आसमानों के जो है ना वो सरहदों को भी फाड़ देते हैं या तोड़ देते हैं। द सोल्जर्स आर्म्ड विद सॉर्ड एंड गन। जब एक सिपाही जिसको हथियार डाले जाते हैं या जो तलवार लेके बंदूक लेके निकलता है, पल्साइज्ड स्ट्राइक्स द समर्स सन, तो क्या करता है कि वो जो मौसम गर्मा का सूरज है उसको भी पल्साइज्ड कर देता है। पल्साइड का मतलब होता है फालज ज्यादा कर देना, मतलब कि मदम कर देना। ऐसे कह लें कि वो सिपाही जो कि तलवारों को यूज करता है, वो मौसम गर्मा के जो एक सूरज हैं उन पर भी जरब लगाता है। यहां पर यह कह लें कि वो अपना ही नुकसान करता है, क्योंकि वो सूरज को तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो फजूल कोशिश करता है। पल्साइज्ड स्ट्राइक, वो फजूल कोशिश करता है द समर्स सन की। द पुअर मैन्स फार्दिंग इज वर्थ मोर। एक बेचारे आदमी की घटिया सा सिक्का, फार्दिंग घटिया सिक्का, इज वर्थ मोर, वो ज्यादा अहमियत का हामिल है। बात करने का मकसद यह है कि एक गरीब आदमी की एक छोटी सी करेंसी, फार्दिंग सिक्के के लिए यूज करते हैं, वो ज्यादा अहमियत की हामिल है देन ऑल द गोल्ड ऑफ अफ्रीक्स शोर। अफ्रीका के साहलों पर पाए जाने वाले तमाम सोने से बढ़कर। मतलब ये कि अफ्रीका के साहलों पर जितना सोना पाया जाता है उससे बढ़कर गरीब आदमी का एक छोटा सा सिक्का है। नेक्स्ट, वन माइट रंग। माइट का मतलब है छोटी सी जो है वो करेंसी, रंग का मतलब है निकलना। जब छोटी सी करेंसी निकाली जाती है फ्रॉम द लेबरर हैंड, एक मजदूर के हाथ से, शैल बाय एंड सेल द माइजर्स लैंड्स, वो किसी कंजूस की सारी जमीनों को खरीद भी सकती हैं और उसको बेच भी सकती हैं। इफ प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑन हाई, और अगर उस छोटी सी करेंसी को जो मजदूरों के हाथ से निकले थे पैसे, उनको आला लोगों से प्रोटेक्टेड रखा जाए, मतलब ऑफिशियल्स से उनको बचा के रखा जाए, आला ओहदे वाले लोगों से उस छोटी सी मेहनत से कमाई गई रकम को बचा के रखा जाए। डज दैट होल नेशन सेल एंड बाय, तो पूरी कौम जो है इससे खरीदो फरोख्त कर सकती है। He who mocks the infant's faith, वो आदमी जो किसी शेर खार बच्चे का मजाक उड़ाता है, shall be mocked in age and death, जब वो मुख्तलिफ अदवार से गुजरेगा और मौत से गुजरेगा तो फिर उसका मजाक उड़ाया जाएगा। मतलब फिर दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी और मौत उसका मजाक उड़ाएगी जो किसी शेर खार बच्चे का मजाक उड़ाता है।
he who shall teach the child to doubt, वो बंदा जो किसी बच्चे को शक सिखाता है, the rotting grave shall never get out, वो गली सड़ी कब्र से कभी बाहर नहीं निकलेगा। मतलब जो शक में डालता है वो खुद गली सड़ी कब्र में रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो सादा लफ्जों में वो खुद भी शक का शिकार रहेगा। नेक्स्ट है He who respects the infant's faith, वो बंदा जो शीरखार आदमी के यकीन का एहतराम करता है, मतलब मासूम बच्चों के जो यकीन होते हैं उनका एहतराम करता है या उनको समझता है लाड प्यार से, triumphs over hell and death, वो मौत पर भी फतह हासिल कर जाता है और वो दोजख पर भी फतह हासिल कर जाता है। मकसद ये है कि ना फिर मौत उसका बिगाड़ सकती है कुछ, ना ही दोजख उसका कुछ बिगाड़ सकती है। जो बच्चों की छोटी छोटी जो बातें हैं उनका एहतराम करते हैं। द चाइल्ड्स टॉय, बच्चे का खिलौना, एंड द ओल्ड मैन्स रीजंस, और बूढ़े आदमी की अकल। ये देखे ना, दो चीजें हैं, बच्चा खिलौने से खेलता है, बड़ा आदमी अकलमंदाना बातें करते हैं। आर द फ्रूट्स ऑफ द टू सीजन्स, ये दो मौसमों के समर हैं या फल हैं, एक बचपन का मौसम, एक बुढ़ापे का मौसम, एक दुनिया का मौसम, एक आखिरत का मौसम। द क्वेश्चनर हु सिट्स सो स्लाई, वो सवाल करने वाला जो बड़ी चालाकी से बैठा रहता है, स्लाई चालाकी के साथ खामोश बैठे रहना, सवाल ना करना, अच्छी तरह से सवाल करने वाला हो लेकिन खामोशी से बैठा रहे। शैल नेवर नो हाउ टू रिप्लाई, वो कभी भी जवाब देना नहीं सीख सकता। रिप्लाई का मतलब जवाब। कहने का मकसद ये है कि जब हम सवाल करते हैं तो फिर हमें फहम फरास्त हमारा ओपन होता है और हम जवाब भी जानते हैं। जब हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जितनी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट लाइन नंबर 95 है, ही हु रिप्लाइज टू वर्ड्स ऑफ डाउट, वो बंदा जो मशकूक अल्फाज का जवाब देता है। डूथ पुट द लाइट ऑफ नॉलेज आउट, तो वो इल्म के नूर को पीछे कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जो हकीकी इल्म की रोशनी है उससे दूर चला जाएगा, क्योंकि वो शकूक शुबहात के अल्फाज का जवाब दे रहा है। द स्ट्रोंगेस्ट पॉइजन एवर नोन, सबसे मजबूत तरीन या सबसे जबरदस्त जहर जो आज तक जाना गया है, नॉन मशहूर है। केम फ्रॉम कैसर्स ल्यूरल क्रॉन, वो बादशाह कैसर के तख्त या ताज या उसके ताज से लिया गया है वो जहर। नॉट कैन डिफॉर्म द ह्यूमन रेस, इंसान की जो नस्ल है कोई भी चीज उसको डिफॉर्म नहीं कर सकती, मतलब शक्ल सूरत नहीं बिगाड़ सकती इंसानी नस्ल की। लाइक द आर्मर्स आयरन ब्रेस, जिस तरह एक आर्मर कहते हैं जिरा को, जो लोहे का लिबास होता है जो जंगों में पहना जाता है, और ये लोहे का लिबास जिस तरह मोल्ड हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, इस तरह वो कहता है कि कोई भी इंसानी शक्ल को बिगाड़ नहीं सकता। दूसरे लफ्जों में इंसान की इल्हामी शक्ल को नहीं बिगाड़ा जा सकता, एक जिर्रा की तरह। When gold and gems adorn the plow, जब गोल्ड सोना जेम्स जवाहरात अडोन सजा देते हैं द प्लो हल को, वो जो खेतों के अंदर हल चलाते हैं काश्तकारी करने के लिए, वो कहता है कि जब खेतों के अंदर हल के ऊपर सोना वगैरह जड़ दिया जाता है, टू पीसफुल आर्ट शैल एनवे बो, उस पुरअमन फन के लिए हसद भी झुक जाता है। सादा लफ्जों में इन दो लाइनों का मतलब यह है कि मेहनत में अजमत है। अगर हम हल चलाने में मेहनत करते हैं तो हमें समर की सूरत में सोना और जवाहरात मिलेंगे, और हसद करने से कुछ नहीं मिलेगा। आगे, अ रिडल और द क्रिकेट्स क्राई, रिडल पहेली को कहते हैं, क्रिकेट्स क्राई झींगड़ की पुकार, इज टू डाउट अ फिट रिप्लाई, वो किसी मशकूक लफ्ज का सही जवाब है। मशकूक लफ्ज का सही जवाब एक रिडल है या फिर क्रिकेट्स क्राई है। द एमेट्स, उकाब को कहते हैं इमेट्स जो है वो छोटी सी च्यूंटी को कहते हैं, ईगल उकाब के लिए। द एमेट्स च्यूंटी, इंच उसका एक छोटा सा जो इंच होता है, एंड ईगल्स माइल, और ईगल का जो एक मील है। सादा लफ्जों में ये कह लो कि एक च्यूंटी का एक इंच और ईगल का एक माइल। मेक लेम फिलॉसफी टू स्माइल, वो इस झूठी फलसफे पर मुस्कुरा देता है।
मतलब कि झूठे फलसफे को मजाक कर देता है एक चींटी का इंच और ईगल का माइल। He who doubts from what he sees, वो बंदा जो देखता है उस पर शक करता है, will never believe do what you please, आप जो मर्जी कर लें वो आप पर यकीन नहीं कर सकता। बात करने का मकसद ये है कि जो इंसान ने आंख से देखा हो, जिस बंदे को अपने देखे पर यकीन नहीं आएगा वो किसी के बताए पर नहीं यकीन करेगा, आप जितनी मर्जी उसके सामने रोना रोते रहें। इसलिए इफ द सन एंड मून शैल डाउट, यहां पोएट ये कहना चाहता है कि अगर सूरज या चांद भी शक में पड़ जाएं तो दे वुड इमीडिएटली गो आउट, वो भी फिर बाहर निकल जाएंगे, मतलब कि वो अपने अपने मदार से पीछे हट जाएंगे। दूसरे लफ्जों में उनकी रोशनी खत्म हो जाएगी, उनका नूर खत्म हो जाएगा और वो अपने मदार से बाहर चले जाएंगे फौरी तौर पर, इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि वो खुद शक में पड़े हैं, तो शक का कोई इलाज नहीं है, वो फिर फारग हो गया, जो शक में पिया वो फारग हुआ। टू बी इन अ पैशन यू गुड में डू, जब आप जज्बे से कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, जिस तरह हम जज्बात के अंदर ये काम कर रहे हैं तो इंसान बहुत अच्छा कर जाता है जज्बे में। बट नो गुड इफ अ पैशन इज इन यू, लेकिन उस वक्त कुछ अच्छा नहीं होता जब जज्बात आपके अंदर आ जाती हैं। तो यहां जज्बात से मुराद गुस्सा है, मतलब जब आप गुस्से में कुछ करते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, और जब आप जज्बात में करते हैं तो बड़े अच्छे काम कर जाते हैं। द होर तवाइफ को कहते हैं, एंड गैम्बलर और जवारी को कहते हैं बाय द स्टेट, जब रियासत तवाइफों और जवारियों को क्या करेगी, लाइसेंस्ड, उन्हें लाइसेंस दे देगी, बिल्ड डेट नेशंस फेट, तो फिर कौम की तकदीर वो जवारी और वो प्रोस्टिट्यूट ही लिखेंगे। मतलब ये है कि जो हमें जो है ना गैम्बलर को और तवाइफों को जब दे दिया जाएगा ना कोई चीज, तो फिर क्या है कि लाइसेंस याफ्ता तवाइफें और वो जवारी ही उस कौम की तकदीर को लिखेंगे। द हार्लेट्स क्राई फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, जो तवाइफ एक गली से दूसरी गली तक चीखो पुकार करती है, शैल वीव ओल्ड इंग्लैंड्स वाइंडिंग शीट, वो पुरानी इंग्लैंड की वाइंडिंग शीट को बुनती है, मतलब ये कि फिर वो उसी को बुनेगी और कुछ करेगी। द विनर्स शाउट द लूजर्स कर्स, जो जीतने वाला है उसकी चीखो पुकार और जो हारने वाला है उसकी लानत और मलामत। डांस बिफोर डेड इंग्लैंड्स हियर्स, वो मुर्दा इंग्लैंड के ताबूत के सामने रक्स करेंगे, मतलब ये कि जब जीतने वाला चीखो पुकार करेगा होश से बाहर चला जाएगा, अकल से फारिग हो जाएगा, हारने वाला कर्स या लानत और मलामत करेगा तो डेफिनेटली वो इंग्लैंड का जनाजा, हियर्स जनाजे को कहते हैं ताबूत को, वो उसका जनाजा ही निकालेगा ना और उसके जनाजे के सामने रक्स ही करेगा। नेक्स्ट लाइन है एवरी नाइट एंड एवरी मॉर्न, हर रात को और हर सुबह को, सम टू मिजरी आर बोर्न, कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ में पैदा होते हैं, एवरी मॉर्न एंड एवरी नाइट, हर सुबह और हर रात, सम आर बोर्न टू स्वीट डिलाइट, कुछ बहुत ज्यादा खुशी में पैदा होते हैं, मतलब ये कि कुछ बेचारे गुर्बत में पैदा हो रहे हैं दिन रात लोग, कुछ दिन रात बच्चे पैदा होते हैं वो सोने का चम्मच लेके पैदा होती हैं, ऐशो इशरत के अंदर पैदा होते हैं। सम आर बोर्न टू स्वीट डिलाइट, वो खुशी के साथ जो है वो पैदा हुए, सम आर बोर्न टू एंडलेस नाइट, और कुछ जो है वो ना खत्म होने वाली रात की सूरत में पैदा हुए थे। वी आर लेड टू बिलीव अ लाई, जब हमें झूठ बोलने पर यकीन करवाया जाता है, कब, व्हेन वी सी नॉट थ्रू द आई, जब हम अपनी आंख से नहीं देखते। इन दो लाइनों का मतलब यह है कि जब हम अपनी आंख से नहीं देखेंगे, मतलब जहालत में रहेंगे, अपनी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, तो फिर उस वक्त हम क्या करेंगे, दूसरों के झूठ जो हमें बताए जाएंगे उन्हीं पर यकीन करेंगे ना। मतलब यह है कि खुद तो तहकीक करनी नहीं है, तो जो किसी ने बता दिया फिर उसी के ऊपर यकीन करना शुरू कर दिया। विच वॉज बोर्न इन अ नाइट टू पेरिश इन अ नाइट, जो तारीकी में पैदा हुआ वो तारीकी में ही पेरिश या तबाह हो जाएगा, फना हो जाना। पेरिश को कहते हैं, बोर्न का मतलब है पैदा होना, तो मकसद यह है कि जो जहालत में पैदा हुआ वो जहालत में ही मरेगा,
when the soul slept in beams of light, जब इल्म की रोशनी की किरणों के नीचे भी उसकी रूह सोई रहेगी। मतलब ये कि जब आप अपने इल्म की रोशनी की मौजूदगी में भी अपनी रूह को जगाने की कोशिश नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप जहालत या अंधेरों में पैदा हुए और उसी जहालत में आपने चले जाना है इस दुनिया से। गॉड अपीयर्स एंड गॉड इज लाइट, खुदा नमूदार होता है और खुदा ही रोशनी है या नूर है। टू दोज पुअर सोल्स हु डिवेल इन नाइट, उन बेचारी रूहों के लिए जो रात के वक्त रहती हैं। बट डज अ ह्यूमन फॉर्म डिस्प्ले, ये जो इंसान की इल्हामी शक्ल है वो मौजूद रहती है। टू दोज हु डिवेल इन रियम्स ऑफ डे, जो दिन की सल्तनत के अंदर पैदा होते हैं। तो ये थी इस पोएम की ट्रांसलेशन। अब इस ट्रांसलेशन के बाद इस पोएम में यूज होने वाली जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये पोएम जो है इयाम्बिक टेट्रामीटर है और 33 क्वाट्रेन्स हैं इसके अंदर। क्वाट्रेन 4 लाइंस के स्टैंजे को कहते हैं। अगर बात की जाए राइम स्कीम की तो जो फर्स्ट स्टैंजा या क्वाट्रेन की राइम स्कीम है वो है ए बी, और जो रिमेनिंग ऑल स्टैंजास हैं उनकी राइम स्कीम है ए बी। उसके बाद इस पोएम के अंदर एनाफोरा यूज हुआ है, एलिट्रेशन यूज हुई है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, उसके अलावा एंजेममेंट का यूज किया गया है। तो ये सारी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे डिस्कस करता हूं शॉर्ट टाइम के अंदर। एनाफोरा किसे कहते हैं? एनाफोरा एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं जिसमें रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड्स और फ्रेजेस इन सक्सेसिव लाइन, आने वाली लाइंस में सेम वर्ड्स या फ्रेजेस को रिपीट किया जाता है। ऐसे कह लें कि 2 या 2 से ज्यादा लाइनों में जब फ्रेजेस या वर्डिंग रिपीट हो रही होती है तो इस टेक्निक को एनाफोरा कहते हैं। मसलन लाइन नंबर 14, 15 और 16 में अगर देखें तो एनाफोरा यूज हुआ है। जैसा कि 14 नंबर लाइन में अफीबर उबर, 15 नंबर लाइन में अस्काई, आ चेरीबम। तो ये जो आ की रिपीटिशन है सक्सेसिव लाइंस के अंदर, इसे हम क्या कहेंगे? ये जो है वो हमारा एनाफोरा की एग्जाम्पल है। आ आने वाली लाइनों में 2 या 2 से ज्यादा लाइनों में एक ही लफ्ज का बार बार रिपीट होना। उसके बाद लाइन नंबर 66 और 67 के अंदर भी एनाफोरा की एग्जाम्पल मौजूद है। जैसा 66 को अगर हम देखें तो एवरी फार्मर, और नीचे 67 में एवरी टीयर, तो इसके अंदर भी एनाफोरा की एग्जाम्पल हमें मिल सकती है। 122 और 123 और 124 इन लाइंस में भी एनाफोरा की एग्जाम्पल है, जैसे सम सम सम। तो ये 3 लाइंस के अंदर एनाफोरा हमारे सामने है। अगर बात की जाए एलिट्रेशन की तो मुख्तलिफ लाइंस में एलिट्रेशन मौजूद है, और एलिट्रेशन से पहले मैं आपको पर्सोनिफिकेशन थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद एलिट्रेशन की तरफ जाएंगे और राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जब हम इंसानी खसूसियत बेजान चीज को देते हैं तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मसलन द गेम कॉक क्लिप्ड एंड आर्म्ड फॉर फाइट, लड़ाई के लिए जब एक खेल के अंदर मुर्ग को क्लिप्ड किया जाता है या आर्म्ड किया जाता है, तो आपको पता है क्लिप्ड और आर्म्ड करना मतलब असले से लेस करना ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पर एक मुर्ग को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दी गई है तो ये कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद एलिट्रेशन किसे कहते हैं? एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। कॉन्सोनेंट साउंड जब किसी लफ्ज में स्टार्ट पर रिपीट होते हैं तो इस रिपीटिशन को एलिट्रेशन कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 20 और आगे भी कुछ लाइंस के अंदर जो है वो एलिट्रेशन मौजूद है, वो मैंने मेंशन की हुई है और बल्कि इनको हाईलाइट किया हुआ है। फर्स्ट लाइन में देखें सी और सैंड, एस की रिपीटिशन है। होल्ड और हैंड, एच की रिपीटिशन है। आर रोबन रेड, आर की रिपीटिशन है। उसके बाद हेवन ह्यूमन, एच की रिपीटिशन है। हॉन्टेड हेयर, एच की रिपीटिशन है। फिबर फ्रॉम, एफ की रिपीटिशन है। ये कॉन्सोनेंट साउंड है और ये वर्ड के स्टार्ट पर रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि वाउंडेड विंग, डब्ल्यू की रिपीटिशन है। उसके बाद देखें तो क्लॉक क्लिप्ड, सी की रिपीटिशन है। एच
hell اور human H کی ریپیٹیشن ہے. wild wandering یہاں پر جو ہے وہ W کی ریپیٹیشن ہے. brain believe B کی ریپیٹیشن, B اور beloved B کی ریپیٹیشن. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو pass polar P کی ریپیٹیشن, feed fat F کی ریپیٹیشن, sing summer song S کی ریپیٹیشن ہے. اس کے بعد robes اور rags R کی ریپیٹیشن, truth that told T کی ریپیٹیشن ہے, man made یہ M کی ریپیٹیشن ہے, through the TT کی ریپیٹیشن اور word we یہ W کی ریپیٹیشن, woven اور وہ یہ W کی ریپیٹیشن ہے, babe band B کی ریپیٹیشن ہے. اور اس کے بعد eve اور every یہ E کی ریپیٹیشن ہے. bleat bark below یہاں پر B کی ریپیٹیشن ہے, babe beneath B کی ریپیٹیشن ہے, revenge realms R کی ریپیٹیشن ہے, soldiers sword یہاں S کی ریپیٹیشن, strikes summer sun S کی ریپیٹیشن, man اور more یہاں پر M کی ریپیٹیشن ہے, grave اور get G کی ریپیٹیشن, sit sly اور so S کی ریپیٹیشن, came اور کیسرز کراؤن C کی ریپیٹیشن ہے, سی مطلب کہ کرکٹ کرائے C کی ریپیٹیشن, ایمیٹس ایگل E کی ریپیٹیشن, ڈینس ڈیڈ یہاں پر D کی ریپیٹیشن ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس لیڈ اور لائی L کی ریپیٹیشن, سول سلیپٹ S کی ریپیٹیشن, ڈز اور ڈسپلے D کی ریپیٹیشن ہے, ڈیویل اور ڈے یہاں پر پھر D کی ریپیٹیشن. تو یہ ریپیٹیڈ alliteration وہ ہوتا ہے repetition of same sound or letters which are consonant in the beginning of the word. ایسے کہہ لیں کہ جب لفظ کے آغاز میں وہ ساؤنڈ جو کانسوننٹ ہوگا وہ ریپیٹ ہو رہا ہوگا تو اسے ہم alliteration کہیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں رائم سکیم کو. ہمارے فرسٹ سٹینزا میں اے بی رائم سکیم ہے, باقی تمام سٹینزا جو ہیں وہ اے بی ہر کوارٹرین کی رائم سکیم ہوگی. جیسا کہ فرسٹ ہے سینڈ, دوسری لائن کا لاسٹ ورڈ ہے فلاور اے بی. اب سینڈ سی کے ساتھ ہینڈ کے ساتھ یہاں پر رائمنگ ہے سینڈ ہینڈ, اور ایف جو ہے وہ یہاں پر آور جیسے کہ فلاور اور آور یہ جو ہے یہ بھی ریپیٹیشن ہے. اسی طرح سیکنڈ سٹینزا کی دیکھتے ہیں, کیج اور ریج آپس میں ریپیٹیشن ہے رائم سکیم میں اے, اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ پیجنز اور ریجنز یہ بھی ریپیٹیشن ہے. اگر آگے جائیں تو گیٹ اور سٹیٹ اے دیکھیں, روڈ اور بلڈ بی, ہیئر اور ٹیئر اے, ونگز سنگز بی, فائٹس اور افرائٹ اے, ہاؤل اور سول بی. تو اس کا مطلب یہ آگے سارے سٹینزاز کی اے بی رائم سکیم بنے گی. اب جلدی سے آگے ہم دیکھتے ہیں, ہمارے پاس ہے میٹافر لائن نمبر 49 اور 50 کے اندر میٹافر نظر آئے گا جیسا کہ the poison of the honey bee is the artist jealousy. اب یہ زہر جو فنکار کی جیلسی کا ہے وہ شہد کی مکھی جیسا ہے, تو یہ یہاں پر میٹافر ہے.